गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, फोसिल्स एविडेंसेस हमने किए थे, है ना। कोई दिक्कत हो? ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था एक और रह गया एविडेंस, जो मतलब इवोल्यूशन का एविडेंस देता है। क्या बताया था? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। एक और मतलब इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है क्या? नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले ये आइडिया कहाँ से आया? इंग्लैंड से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या था बेटा? इन 1850। ठीक है। इंग्लैंड में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई मेजर पोल्यूशन नहीं था। ठीक है। तो उस टाइम क्या था, मोथ की ना 2 वैरायटी थी। ठीक है। विंग्ड मोथ की 2 वैरायटी थी। ये देखो बार्क है, मतलब कोई ट्री है, उसके बार्क पे मोथ हैं दोनों। ठीक है। इसका कलर बार्क से मैच हो रहा है। इसका सॉरी, ये वाइट वाला मोथ इतना मतलब दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे लाइकेन्स हैं बहुत ज़्यादा। क्या है? लाइकेन्स। लाइकेन क्या होता है वो बताना है मेरे को। और आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता है, लाइकेन वहीं ग्रो करते हैं। सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है पोल्यूशन का क्या? लाइकेन। मतलब जहाँ भी पोल्यूशन होगा ना, वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है। और कौन से पोल्यूशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं? SO2, लाइकेन SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर लाइकेन होता है, वाइट कलर का होता है। तो वाइट मोथ ना दिखाई नहीं देता ज़्यादा प्रेडेटर्स को, जो इसको शिकार करने वाले हैं उनको वाइट मोथ ज़्यादा दिखाई नहीं देता। जो ब्लैकिश कलर का है ये उन्हें आसानी से दिखाई देता है। तो ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसको पकड़ा जाता है। ठीक है। तो इनकी जो नंबर्स थे वाइट मोथ के, वो बहुत ज़्यादा नंबर थे वहाँ पे। ठीक है। और ये कम थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। हाँ, ठीक है। ये बहुत कम नंबर्स में थे और ये ज़्यादा में थे। ठीक है। कब की बात है? 1850 की। लेकिन जब 1920 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, वहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, तो क्या हुआ बेटा? पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। पोल्यूशन हो गया तो लाइकेन अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया। लाइकेन डिस्ट्रॉय हो गया तो बार्क कैसी हो गई? ब्लैकिश कलर की हो गई। ठीक है। अब जो ब्लैक कलर वाला मोथ है वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेगा यहाँ पे। मतलब कैमोफ्लेज का मतलब बैकग्राउंड के साथ मैच कर लेगा, है ना। और प्रेडेटर आते ही इसको नहीं देख पाएगा, जो वाइट अलग से चमक रहा है उसको देखेगा और इसको ईट कर लेगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके नंबर्स मैक्सिमम हो गए और इसके मिनिमम हो गए। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। नो वेरिएंट कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो इसको क्या कहा गया? इंडस्ट्रियल की मतलब अकॉर्डिंग कैमोफ्लेज कर लिया उन्होंने। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे 1850 में नेचर ने किसको सिलेक्ट कर रखा था? वाइट मोथ को। लेकिन जब पॉल्यूशन हुआ तो नेचर ने ही फिर किसको सिलेक्ट किया? ब्लैक वाले को। ऐसा तो नहीं वाइट कलर का ये तो सुंदर है, मैं तो इसी को रखूँगा और इसी को रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगी और इसी के नंबर ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं है। जिसने भी इस सिचुएशन के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लिया, उसी को नेचर ने क्या कर लिया बेटा? सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और यही क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। ये देखो, वाइट मौथ प्रोटेक्टेड नेचुरली बट ब्लैक नॉट। नेचुरली वाइट मौथ को प्रोटेक्ट किया गया कब? 1850 में। ठीक है। और 1920 में ब्लैक प्रोटेक्ट किया गया, वाइट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन एक बात से और समझ सकते हैं, जैसे कोई ही बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला है, फूडी है कोई। ठीक है। और किसी ऐसे प्लेस पे जा रहा है जहाँ पर फूड की स्कार्सिटी है, और कोई एक है जो बिना फूड खाए भी रह लेगा। एक टाइम खाना खाने के साथ वो अपना वो सरवाइव कर लेगा। ठीक है। तो कौन जिएगा? जो एक टाइम फूड खा के आराम से रह सकता है। नेचर उसको सिलेक्ट करेगी, फूडी को सिलेक्ट नहीं करेगी कि हाँ ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा खाता है, ये अच्छा है, इसको रखती हूँ। नहीं, वो तो रुक ही नहीं पाएगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन फिर क्या होगा? कहेगा नहीं, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, तो मर जाएगा या एस्केप कर जाएगा वहाँ से। लेकिन जो सर्वाइव कर गया, हाँ नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया। हो सकता है बाद में रिसोर्सेज आ जाए और ये अच्छे से रह ले, लेकिन उस टाइम पीरियड में तो ये सर्वाइव कर गया ना। तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? जो फूड कम खाता है। ठीक है। नेचर जिसको सिलेक्ट करेगी, या फिर जो भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेगा,
है ना, जो भी अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगा और स्ट्रगल करेगा एग्जिस्टेंस के लिए, उसी को नेचर क्या कर लेगी, सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, कोई भी एक स्पीसीज है, ठीक है, सभी एक जैसे फूड खाते हैं और सभी क्या करते हैं, उसके लिए कंपटीशन करते हैं, और जो कंपटीशन में जीत जाएगा वही जिंदा रह जाएगा। समझ आई बात। ये था नेचुरल सिलेक्शन। तो हमें यहाँ से भी क्या पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन चल रहा है, नेचर अपने अकॉर्डिंग इवोल्यूशन करती है। ठीक है, इवोल्यूशन डायरेक्टेड प्रोसेस होती है बेटा, और स्टोकेस्टिक प्रोसेस, मतलब इवोल्यूशन एक डायरेक्शन में चलता है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब बाय चांस होता है, सब कुछ चांस से होता है, रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। ये समझ आ रही है बात। ये था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब हम करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन। क्या करेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। सबसे पहले रेडिएशन का मतलब समझते हो ना, जैसे सन है, इसकी रेडिएशंस अमर्ज हो रही है बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर निकल रही है, सन की रेडिएशंस बाहर, वैसी एडेप्टिव रेडिएशन है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वो उसके मतलब एंसेस्टर है ये। ठीक है, और ये अपने आप को इवोल्व कर रहा है डिफरेंट एडेप्टेशंस में। ठीक है, फ्रॉम सिंगल सोर्स एंसेस्टर बिकमिंग डिफरेंट स्पीसीज, और इससे जो भी प्रोजेनी होगी वो हो सकता है उसकी डिफरेंट नीड हो और वो अपने आप को अलग तरह से इवोल्व कर ले, अपने आप को मॉडिफाई कर ले किसी अलग तरह से। ठीक है, और क्या बन जाएगा, अलग स्पीसीज बन जाए। एक सिंगल स्टॉक एंसेस्टर है, यहाँ से अडेप्ट करके बहुत सारी स्पीसीज नई बन जाएंगी। एक सिंगल एंसेस्टर से बहुत सारी अलग अलग नई स्पीसीज बन जाएंगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। फ्रॉम सिंगल सोर्स एंसेस्टर बिकमिंग डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, और इसी को हम देखो एनसीईआरटी में दे रखे, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मतलब डिफरेंट स्पीसीज इवोल्व होती है एक जोग्राफिकल एरिया में। स्टार्ट कहाँ से होती है, एक पॉइंट से, और रेडिएट होती है अलग अलग पॉइंट्स पे, और इसी को हमने क्या कहा, एडेप्टिव रेडिएशंस कहा है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचेस। आपको पता है डार्विन ने क्या किया था, टूर लिया था बेटा। ठीक है, अच्छा उस शिप का नाम बताना मेरे को जो मैंने बताया था। ठीक है, जब डार्विन इस जेलेपाजो आइलैंड पे गया, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, साउथ अमेरिका के पैसिफिक ओशियन में है जेलेपाजो आइलैंड, है ना। उसने वहाँ पे डाइवर्सिटी देखी। एक स्मॉल ब्लैक बर्ड है जिसको डार्विन फिंचीज बोला गया। क्या बोला गया, बाद में उनको डार्विन फिंचीज बोला गया। कह रहा है कि सिंगल स्टॉक एंसेस्टर से कोई एक ब्लैक बर्ड है, वो सीड खाती थी। ठीक है, लेकिन कंपटीशन की वजह से कुछ ने अपने आप को इवोल्व कर लिया कि ह्यूमस खाने लग गई, कुछ फ्रूट्स खाने लग, कुछ इंसेक्ट्स खाने लग गई, कुछ लीव्स खाने लग गई, और उन्होंने अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने बीक को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। और सभी ब्लैक बर्ड सेम थी, लेकिन इनकी नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने अपने बीक को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, अल्टर कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, मतलब किसका एग्जाम्पल है, एडेप्टिव रेडिएशंस का। ये देखिए, ये सभी एक स्पीसीज है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज बन गई ये सभी। किस वजह से, इनकी डिफरेंट नीड की वजह से इन्होंने अपने आप को यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज कर लिया और एक यूनिक स्पीसीज बन गए। इनको डार्विन फिंचेस बोला गया। कहाँ मिलती है, जेलेपाजो आइलैंड में, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, और इसका एक और एग्जाम्पल है बेटा मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल रेडिएशंस। ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कोई एक सिंगल स्टॉक एंसेस्टर है। ठीक है, और उससे क्या होके, रेडिएट होके बहुत सारी नई स्पीसीज बन गई। एडेप्टिव रेडिएशंस ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल भी एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। सिंगल स्टॉक है, इसी से क्या बन गया, कंगारू, मार्सुपियल रैट, बैंडेड एंटीटर, टाइगर कैट, टैस्मेनियन वोल्फ, सुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोला, बैंडिकूट, वॉम्बैट। ठीक है, अच्छा ये आपको याद करना है। मान लो पूछ लिया जाए कि मार्सुपियल रेडिएशन या मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन कौन से जिन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन शो की थी, तो कंगारू है, वॉम्बैट, रैट,
कैट, टाइगर कैट, मार्सुपियल रैट, वॉम्बैट, बैट कैट रैट, याद हो जाएगा। कंगारू, कोला, बैंडिकूट और बैंडिड एंट ईटर, मतलब ट्रिक बना लेना कुछ भी। सुगर ग्लाइडर, टेस्मेनियन वोल्फ, कर लोगे याद, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन किस किसने शो, दो एग्जांपल क्या दिए हैं, डार्विन फिंचीज का हो गया और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स का, ठीक है। समझ आई बात। इसके बाद है बेटा मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन इन एन एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट। कोई एक जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, एक जोग्राफिकल एरिया है लेकिन इसमें से 2 एडेप्टिव रेडिएशंस हो रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन इन एन एरिया, एक एरिया में एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहे हैं एक साथ, तो हम उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे ये देखिए, ये है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक ही टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में 2 एडेप्टिव रेडिएशंस चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और दूसरा प्लेसेंटल मैमल्स, और ये दोनों अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग, है ना, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया है बेटा, एल्टर कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है, इवोल्व कर लिया है। ये है मार्सुपियल मोल, ये है प्लेसेंटल मोल, मार्सुपियल नम्बैट और ये प्लेसेंटल एंटीटर, मार्सुपियल माउस, प्लेसेंटल माउस, ठीक है। स्पॉटेड कैस्कस, लेमूर, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फेलेंजेज, बॉबकैट, टेस्मेनियन टाइगर कैट, टेस्मेनियन वोल्फ एंड प्लेसेंटल वोल्फ, ये सभी क्या शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब एक ही जोग्राफिकल एरिया में 2 एडेप्टिव रेडिएशंस पैरेलल चल रही है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ आई। और किसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। समझ आई बात। हाँ, इसके बाद हम करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, है ना, नेचुरल सिलेक्शन की, और दूसरी थी ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था, जो जिसको नेचर सेलेक्ट करती है ना। और नेचुरल सिलेक्शन कब से चल रहा है, जब से लाइफ बनी है ना, तब से चल रहा है। सेलुलर फॉर्म्स विद डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़, जब से लाइफ बनी है उनकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज सभी की क्या रही है, डिफरेंट रही है, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड विथ लाइफ साइकिल। हाँ, मतलब कोई भी न्यू फॉर्म बनेगा, कोई भी न्यू स्पीसीज बनेगी, किसी में भी न्यू वेरिएंट्स आएंगे, तो ये उनकी लाइफ साइकिल के साथ सीधा रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कोई बैक्टीरिया है, 1 घंटे में ही मिलियंस हो जाएंगे वो, तो है ना, चेंजेस आने हम देख लेंगे 1 घंटे में। लेकिन जैसे ह्यूमंस है, फिशेज है, पैरट्स हैं, इनके तो ईयर्स में है लाइफ साइकिल, तो इनमें तो चेंज आने में मिलियन ऑफ ईयर लग जाएंगे इनके इवोल्यूशन में। समझ आ रही है बात। अच्छा, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब इवोल्यूशन होता है नेचुरल सिलेक्शन से। कैसे, कोई भी स्ट्रगल करेगा एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मेंबर्स ऑफ ईच स्पीसीज compete फॉर फूड, स्पेस एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। एक स्पीसीज है, उसके मेंबर्स आपस में ही बेटा फूड के लिए, स्पेस के लिए, अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। प्रेडेटर्स दैट कैन रन फास्टर कैच मोर प्रे। क्या कह रहा है, जो शिकारी ज़्यादा तेज़ दौड़ के अपने प्रे को पकड़ेगा वही तो पकड़ लेगा ना। ये तो नहीं है कि हाँ मैं शेर हूँ और दौड़ूंगा नहीं, खुद मेरे पास आएगा चल के शिकार, ऐसा तो नहीं होगा। जो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा वो ज़्यादा पकड़ लेगा प्रे को, है ना। और जो प्रे अपने आप को क्या कर लेगा बेटा, कैमोफ्लेज कर लेगा ताकि वो ना पकड़ा जाए। कैमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड के साथ मैचिंग। एक बार के लिए वो क्या कर देता है, अपने प्रेडेटर को धोखा दे देता है, ठीक है। और जैसे ही वो सोचेगा नहीं ये तो यही, इतनी देर में वो अपने आप को वहाँ से एस्केप कर लेगा, ठीक है। तो इसने अपने आप को क्या किया बेटा, कैमोफ्लेज कर लिया बैकग्राउंड के साथ। क्यों, प्रेडेटर से बचने के लिए। तो फिर नेचर इसको सिलेक्ट कर लेगी। दूसरा है नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कोई बैकग्राउंड से मैचिंग नहीं कर रहा हूँ, प्रेडेटर आएगा और उसको खा लेगा। नेचर ने यहाँ पे प्रे को सिलेक्ट किया जो कैमोफ्लेज करेगा उसको, ठीक है। और जो स्ट्रगल करेगा एग्जिस्टेंस के लिए उसको भी नेचर सिलेक्ट करेगी। आप किसी भी एग्जाम के लिए स्ट्रगल करोगे डेफिनेटली वो आपका क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ हो बेटा, हम मेहनत करते हैं हमें ज़रूर मिलती है।
अब है, अच्छा एक इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि एक हमने क्या ली, कल्चर मीडियम लिया जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कल्चर मीडिया है जिसमें बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर रहे हैं। दूसरी प्लेट ली हमने जिसमें एंटीबायोटिक डाल दी, ठीक है। मीडियम के साथ क्या डाल दिया, एंटीबायोटिक। कुछ बैक्टीरिया फिर भी, हालांकि डिस्ट्रॉय हो गए एंटीबायोटिक डालने से, लेकिन कुछ बैक्टीरिया फिर भी रह गए, ठीक है। जैसे ऐड देखते हो, लाइफ बॉय से हैंड वॉश किया, 99.9% कीटाणु मर गए, ठीक है। 0.1% तो फिर भी रह गए, सर्वाइव करेंगे वो। तो वो रहे कौन से, जिन्होंने अपने आप को एडेप्ट कर लिया, है ना, जिन्होंने अपने आप को उस एंटीबायोटिक के साथ भी एडेप्ट कर लिया, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे जीन्स हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब एंटीबायोटिक का उन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ, ठीक है। उनके पास कुछ ऐसे जीन्स हैं और वो जीन्स, सीधी सी बात है, ये ठीक है ग्रो कर गया। अब अगर हम और मीडियम में, मतलब अगर और कल्चर डाल दिया इसमें, तो ये क्या करेंगे बेटा, रिप्रोड्यूस करेंगे, और रिप्रोड्यूस करके इस बार जो स्पीसीज तैयार होगी वो सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तैयार होगी। क्यों, क्योंकि इनके जीन्स में है वो चीज़, और वो जीन तो हमेशा क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं, मस्ट बी इनहेरिटेड जेनेटिक। फिटनेस इज एंड, हाँ फिटनेस कि वो फिट है यहाँ पे, यही है नेचुरल सिलेक्शन की सीधी सी बात, कि हाँ हम यहाँ पे रहने के लिए फिट है, बात खत्म, ठीक है। और ये क्या बन गई, न्यू स्पीसीज बन गई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है जो, समझ आई बात। तो डार्विन ने दो थ्योरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन और दूसरी ब्रांचिंग डिसेंट। ध्यान रखना, नेचुरल सिलेक्शन जो जिसको नेचर सेलेक्ट करती है, ठीक है ना। ब्रांचिंग डिसेंट वही एडेप्टिव रेडिएशन है, ठीक है, वही एडेप्टिव रेडिएशन जो मैंने आपको अभी बताई है। कोई भी दिक्कत हो नेचुरल सिलेक्शन में, डार्विन की थ्योरी में, बताना मेरे को, ठीक है। इसके बाद लेमार्क जी आए, ठीक है। थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म सुनी हुई भी है, 10th में भी आपने देखा था। लेमार्क ने क्या कहा था, थ्योरी, कौन सी थ्योरी दी थी, यूज एंड डिसयूज की, ठीक है। जिराफ क्या, और उसने एग्जांपल दिया था जिराफ का, कह रहा है कि जिराफ की पहले इतनी लंबी नेक नहीं थी, लेकिन एक बार अकाल गिर गया था और नीचे की सारी घास डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसीलिए उन्होंने पेड़ की, मतलब जो पेड़ की कोपल होती है, पेड़ की जो वो होती है ट्री की, वो खाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, अपने गर्दन को ऊंचा उठाना पड़ता था, और ऐसे उठा उठा के खाते थे। तो क्या हुआ, उनकी मतलब उनकी जो एंसेस्टर है उन्होंने अपने आप को क्या किया बेटा, इवोल्व किया अपने नेक को, और उनकी नेक क्या हो गई, इतनी लॉन्ग हो गई कि वो आसानी से ऊपर वाले खा पाए, ठीक है। यूज़ एंड डिसयूज़ की, हम जिसको ज़्यादा यूज़ करेंगे वो क्या होगी, ज़्यादा इवोल्व होंगे, जिनका यूज़ बंद कर देंगे वो डिसयूज। हालांकि ये इतनी मानी नहीं जाती है, लेकिन जिराफ के मामले में इसको मतलब काउंट किया जाता है कि लेमार्क के उसने क्या कहा था कि मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर भी इनहेरिट होते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी इनहेरिट होते हैं। छोटी सी बात है ये, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। एक बेटा माल्थस है, ठीक है, उसने किस पे वर्क किया था, पॉपुलेशन पे वर्क किया था उसने, और इन्हीं की बातों से डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे, और इन्हीं की बातें बताए हुए पे फिर उसने क्या किया था बेटा, अपनी मतलब स्टडी स्टार्ट की थी डार्विन ने। माल्थस थे, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, माल्थस ने बताया था कि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन साइज स्टेबल, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरीज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नोट हैपन। क्या कह रहा है बेटा कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और स्पीसीज का हर ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी बेटा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फूड रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। एक टाइम आता है उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाएगी वो पॉपुलेशन, ठीक है, वो पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। समझ आ रही है बात। हाँ, किससे डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे, माल्थस से। और इसी ने बताया था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये नहीं है कि एक स्पीसीज है उसके ऑर्गेनिज्म अच्छे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ जाएगी। एक टाइम आएगा कि उस पर क्या होगी बेटा, उनकी वो ग्रोथ नीचे की ओर आएगी, ठीक है। अब है बेटा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। हाँ, यहाँ तक हो गया। अब है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन कि इवोल्यूशन कैसे हो। डार्विन तो क्या कहते हैं, वेरिएशंस हैं,
मतलब हर जनरेशन में कुछ कुछ छोटे छोटे स्मॉल वेरिएशंस आएंगे जो एक डायरेक्शन में चलेंगे, धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा। इनको हम क्या बोलेंगे, डार्विनियन वेरिएशंस, जो इनहेरिट भी होंगे, वेरिएशंस होंगे, डिफरेंसेस आएंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स फ्यूज होंगे, पेरेंट्स के वेरिएशन आएंगे, लेकिन वो स्मॉल होंगे, एक डायरेक्शन में चलेंगे और धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा। इसको हम बोलेंगे डार्विनियन वेरिएशंस। ह्यूगो डेवरीज साहब क्या कहते हैं, अच्छा इसी ने म्यूटेशन के बारे में बताया था जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पे, और इसका साइंटिफिक नेम है ओइनदर लैमार्कियाना, ठीक है। और इसने क्या बताया कि इवोल्यूशन को जो रॉ मटेरियल है ना, वो क्या है, म्यूटेशन है। म्यूटेशन आपको पता है ना, जेनेटिक मेकअप में कुछ भी चेंज आ जाना। और इसने क्या बताया, म्यूटेशन रैंडम है, ये नहीं है कि एक इसी जगह पे होना, रैंडम कहीं भी कभी भी हो सकता है। डायरेक्शन लेस है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है। लार्ज है, बड़ा होता है, ये नहीं कि छोटे छोटे, क्या कह रहे हैं, स्मॉल होता है, ये कह रहे नहीं, लार्ज होता है। और इसी को हम बोलते हैं साल्टेशन होना, मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, साल्टेशन। और इसी ने बताया था कि स्पेसिएशन होती है। स्पेसिएशन का क्या मतलब है कि एक स्पीसीज से नई स्पीसीज बन जाना, एक स्पीसीज है एंसेस्टर और इससे दो नई स्पीसीज बन जाना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्पेसिएशन। और ये स्पेसिएशन कैसे होगी, म्यूटेशन से। इस ए में कोई ऐसी म्यूटेशन आई होगी कि ये तो ओरिजिनल जो है वो, और दूसरी नई स्पीसीज बन गई जिसमें कुछ म्यूटेशन है, कुछ वेरिएशन है इससे अलग, और ये नई स्पीसीज बन गई, ठीक है, नई स्पीसीज बन गई, आपस में ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, ये यूनिक स्पीसीज होगी और ये यूनिक स्पीसीज होगी, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस आ सकता है कि डार्विन के वेरिएशंस में और ह्यूगो डेवरीज के म्यूटेशंस को डिफ्रेंशिएट करो, आप करके दिखाना, ठीक है। डार्विन के वेरिएशंस क्या है, वेरिएशंस है, स्मॉल है, डायरेक्शनल है, ग्रेजुअल है, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ के अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना कॉलम बना के, ठीक है। म्यूटेशन इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल बताया गया था, रैंडम है, डायरेक्शन लेस है, लार्ज है, ठीक है। और साल्टेशन का मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इसने बड़ा बताया है म्यूटेशन को कि कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। और क्या था इसमें, बस कल हम करेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। थैंक यू।